हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम बैक टू चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और एग्जाम फोकस वीडियो रहने वाला है। तो स्टूडेंट, अब एग्जाम दूर नहीं है और हम सब जानते हैं कि ड्यू सोल के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में वही चीजें आती है जो स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट पहले से ही कवर कर लेते हैं। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमने रैंडम नहीं उठाए बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुल्ली सेलेक्ट किया है। तो अगर आप ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो तो मान लो एग्जाम में 80 से 90% पेपर आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ये आपके एग्जाम पर्पज से बहुत होती है। ओनली इस वीडियो से ही आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में, अदर किसी वीडियो की नीड आपको नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिवअवे भी आप सभी के लिए। तो स्टूडेंट, वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के जो 3 स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर्स निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप नहीं करना है, क्योंकि गिववे का जो क्वेश्चन है वो किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात स्टूडेंट, हमारे लेक्चर फ्री है आपके लिए, एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज। लेकिन अगर आप इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहते हो तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है एंड कॉम्बो पैक में आपके लिए ऑफर्स भी है। तो स्टूडेंट, अगर आप सिंगल 1 नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस ओनली 45 रुपीज है। एंड अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट के नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस आपको 40 रुपी पर नोट्स के अकॉर्डिंग पड़ेगा। और जिन स्टूडेंट का 6 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होगा, अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको 5 नोट्स ही लेने पड़ेंगे, 1 नोट्स आपको फ्री में मिलेगा। ऐसे ही जिन स्टूडेंट के 7 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होता है और वो अपने ऑल सब्जेक्ट का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट को भी ओनली 6 सब्जेक्ट के नोट्स लेने होंगे, 1 नोट्स उनको भी फ्री मिलेगा। तो बस एक छोटा सा मैसेज करना है गिवन नंबर पर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आई नीड नोट्स, एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो। तो स्टूडेंट, चलो हम शुरू करते हैं हमारे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के 3rd सेमेस्टर के भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, जो कि हमारा डीएससी 9 का सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो कि आपके डी सोल के एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित हो गए। तो स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट को इन्हीं सब्जेक्ट को डीपली पढ़ना होगा तो हमने इनकी चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए रेडी, लेट्स बिगिन। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। तो स्टूडेंट, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, जो हमारा ये पीडीएफ है इसमें हमने टोटल 10 क्वेश्चन लिए हैं। तो ये जो 10 क्वेश्चन है इसमें हमने एक ही क्वेश्चन को 2 टाइप से पूछा हुआ है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। आपके एग्जाम में अगर इस टॉपिक से या इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको यही आंसर लिखना है, यही आंसर आपके क्वेश्चन के लिए इनफ होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की डिमांड क्या है। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है उसको हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहने वाला है, डिस्कस द मेन फीचर एंड फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है जिसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो उसकी विशेषताएं और उसके दर्शन पर हमें विवेचना करनी है। यहीं पर हमसे और या अथवा करके पूछा गया है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डज द प्रिम्बल रिफ्लेक्ट दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि जो हमारे भारतीय संविधान है उसकी क्या क्या विशेषताएं है, और जो ये विशेषताएं है या ये जो विशेषताएं है ये सभी हमें प्रस्तावना में प्रतिबिंबित होती है या नहीं, वो हमें बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम लिख लेते हैं। इसके आंसर में हम सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में हम लिखेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। स्टूडेंट, यानी कि जो हमारा स्टूडेंट है
जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत और लिखित संविधान है। तो स्टूडेंट 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो देश खंड खंड था, दंगे, शरणार्थी, गरीबी, श्रम, बहुत चीजें फैली हुई थी। तो तभी संविधान सभा के सामने सवाल था कि हम भारत को एक दिशा कैसे दे। तो तभी तय हुआ एक ऐसा दस्तावेज स्टूडेंट जो कि शासन की संरचना भी बनाए और देश की दर्शन भी बताए। तो वहीं से जन्म हुआ हमारे दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान का, जो कि हमारा भारतीय संविधान था। तो स्टूडेंट, जो हमारा संविधान है, इसके माध्यम से भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया है। और इसका जो वर्णन है, ये हमारे जो प्रस्तावना है उसमें भी देखा गया है। तो हमारी प्रस्तावना में यही 5 वर्ड लिखे गए हैं: संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो स्टूडेंट, ये तो हमारा एक छोटा सा प्रस्तावना हो गई। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य विवेचन या मेन बॉडी का आता है। तो मेन बॉडी में हम देखेंगे द फीचर्स एंड फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एज फॉलोज, यानी कि जो हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं है और जो दर्शन है उनको हम देख लेते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इनको समझ लेते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है रिटन एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि लिखित और विस्तृत संविधान। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन डॉक्यूमेंट दैट क्लियरली डिफाइंस द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस इंश्योरिंग क्लियरिटी एंड स्टेबिलिटी। यानी कि स्टूडेंट, आप कल्पना कीजिए कि कॉलेज की नोटबुक में हर चैप्टर का पूरा सिस्टम लिखा हो, कोई भी डाउट नहीं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। वैसे ही जो हमारा भारत का संविधान है उसमें सब कुछ लिखित रूप में लिखा हुआ है। केंद्र, राज्य, न्यायपालिका, संसद, अधिकार, कर्तव्य, सब कुछ उसमें स्पष्टता से दिखाया गया है। तो स्टूडेंट, इसमें शासन के सभी पहलुओं का हमें स्पष्ट वर्णन मिलता है। तो यही था हमारा पहली विशेषता, लिखित और विस्तृत संविधान। इसके बाद जो सेकंड विशेषता आती है वो आती है सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक स्टेट, यानी कि संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राज्य है। तो इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट नेशन विद ए डेमोक्रेटिक सिस्टम वेयर ऑल रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली, यानी कि स्टूडेंट, जो भारत है वो एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाता है जहां पर सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है। तो एक एग्जांपल ले, आप अपने हॉस्टल में के कमरे में क्या खाना खाएंगे, क्या पहनेंगे, किसी के कंट्रोल में नहीं। यानी कि भारत भी अपनी मर्जी से चलता है, जिसे हम कहते हैं सोवर्जन यानी कि संप्रभु। तो हर व्यक्ति बराबर, धनी गरीब का कोई भी अंतर ना हो, उसे हम समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट कहते हैं। हर धर्म को रिस्पेक्ट देना, ये हमारा धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर हो गया। और जो जनता है वो सरकार चुनती है, तो उसको हम लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक भी कह सकते हैं। और गणराज्य का मतलब है या रिपब्लिक का मतलब है कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो चुना जाता है। तो यही थी हमारी सेकंड विशेषता। इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो हमारा आता है फेडरल सिस्टम विद यूनिटी बाइस, यानी कि संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक झुकाव को लेकर। तो स्टूडेंट, जो भारत है उसमें केंद्र और राज्य यानी कि जो सेंटर और स्टेट है, इनकी जो शक्तियां है, दोनों की जो पावर है वो अलग अलग दी गई है। लेकिन इमरजेंसी हो तो जो सेंटर की ताकत है वो बढ़ जाती है, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर जो केंद्र की शक्तियां है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है हमारे स्टेट से। तो कहानी याद रखिए कि टीम गेम है लेकिन कैप्टन जो है वो मजबूत है। तो यही था हमारा फेडरल सिस्टम विद यूनिटी बैरिस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे मौलिक अधिकार है, और जो हमारे डीपीएसपी है यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो स्टूडेंट, फंडामेंटल राइट्स आर इंश्योर इंडिविजुअल लिबर्टी व्हील डायरेक्टिव प्रिंसिपल एम एट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि स्टूडेंट, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वे हमारी एक सुरक्षा कवच की तरीके से है। और हमारे संविधान में सभी व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो आपका सुरक्षा कवच के रूप में ये काम करता है, जैसे कि स्पीच की, इक्वालिटी की, फ्रीडम की, ये सभी हमारे मौलिक अधिकार है। इसी तरीके से जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है यानी कि जो डीपीएसपी है, वे सरकार की एक तरीके से टू डू लिस्ट है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, समाज और आर्थिक न्याय की दिशा में ये भी मार्गदर्शन करते हैं। तो यही था हमारा फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बाद फिफ्थ हमारा आता पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली को लेकर। तो इंडिया फॉलो ए पार्लियामेंट्री सिस्टम वर द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव, यानी कि स्टूडेंट, भारत में जो पीएम है वो असली शासक है, या जो आप मान सकते हैं प्रेसिडेंट फॉर्मल हेड जो है
यानी कि जो हमारे भारत है इसमें हमारी ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित एक संसदीय लोकतंत्र है। तो यहाँ पर जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जवाबदेही होती है। तो इसे ही हम बोलते हैं किंग रीजन्स बट द मिनिस्टर रूल्स। इसके बाद जो हमारा सिक्स्थ पॉइंट आता है वो हमारा आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा को लेकर। तो स्टूडेंट, द जुडिशरी प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर टू रिव्यू लॉज, यानी कि जो हमारा न्यायपालिका है उसको हमारे संविधान की रक्षा या एक बॉडीगार्ड के रूप में आप देख सकते हैं, और यही हमारे संविधान की रक्षा करती है और साथ ही कानून की वैधता की जांच भी करती है। तो आप कह सकते हैं कि जो न्यायपालिका है वो अंपायर है, अगर कानून संविधान को तोड़े तो जो जुडिशियरी है वो आउट भी बोल सकती है। तो आपको इसी तरीके से समझना है स्टोरी बेस्ड, जैसे कि मैं आपको बताता चल रहा हूं। तो यही थी हमारी कुछ विशेषताएं जो कि मैंने आपको बता दी, और यही था हमारा दर्शन। तो स्टूडेंट, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है डज द प्रिम्बल रिफ्लेक्ट दिस फीचर्स, यानी कि जो प्रस्तावना है वो इन विशेषताओं को प्रतिबिंबित करती है या नहीं करती है। तो अब करोड़ वाला सवाल आता है कि क्या प्रस्तावना इन सबको दिखाती है। तो स्टूडेंट, यस, ये जो प्रस्तावना है ये हमारा इन सभी चीजों को प्रतिबिंबित करती है, क्योंकि जो हमारी प्रिम्बल्स है उसमें लिखा है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो स्टूडेंट, द प्रिम्बल रिफ्लेक्ट्स ऑल दिस फ्यूचर एंड द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये हमारे सभी विशेषताओं और दर्शन को प्रतिबिंबित करती है। उसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे जो आदर्श है वे सभी हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि हमारे भारतीय लोकतंत्र की एक आधारशिला भी है। तो इसमें सब कुछ है, सामाजिक या आर्थिक न्याय, बोलने सोचने की आजादी, बराबरी का व्यवहार और भाईचारा और एकता। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारी प्रस्तावना है वो एक तरीके से हमारे संविधान की आत्मा है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ जो हमारे कॉलेज एग्जाम से अलग भी होता है, कि जो हमारी प्रस्तावना है वो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हमारा जब भी हम पॉलिटी पढ़ते हैं, हम यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। तो आप अगर प्रस्तावना पढ़ लेते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपका एम लक्ष्मीकांत है वो आपकी प्रस्तावना का ही एक टोटली सार होता है। तो स्टूडेंट, जो हमारी प्रस्तावना है ये हमारी शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। इसी तरीके से आपका ये एंड तक चलती है। तो यही हमारी, आप देख सकते हैं, ये हमारी एक प्रस्तावना है, ये एक पेज की हमारी प्रस्तावना होती है। तो यही थी हमारी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आप कह सकते हैं कि thus it is evident that the main feature and philosophy of the Indian Constitution are fully embodied in the preamble, यानी कि जो ये हमारी विशेषता और जो दर्शन है ये हमारी प्रिम्बल यानी कि हमारी प्रस्तावना में देखा जाता है। और ये जो प्रस्तावना है ये हमारे संविधान की आत्मा भी है और हमारे संविधान के उद्देश्यों को भी स्पष्ट करती है। तो स्टूडेंट, यह साफ है कि जो भारतीय संविधान है वो सिर्फ रूल्स ही नहीं बल्कि एक सोच है। वैसे ही प्रस्तावना सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं बल्कि विजन स्टेटमेंट है। तो संविधान को दिशा देता है, प्रस्तावना गाइड करती है और भारत आगे बढ़ता है। इसी तरीके से हमारी भारत की शासन व्यवस्था चलती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया एनालाइज द प्रोविजन फॉर सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस द डिबेट्स हेल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिगार्डिंग सिटीजनशिप, यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान है उसको हमें बताना है, और जो संविधान सभा है उसमें नागरिकता या सिटीजनशिप को लेकर क्या क्या बहसें हुई है। यहीं पर हमसे और या अथवा करके पूछा गया है explain the differences between the fundamental rights and directive principle of state policy as described in the Indian Constitution, यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उन दोनों में हमें अंतर बताना है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट, प्रस्तावना में हम लिखेंगे कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नॉट एस्टेब्लिश
the framework of government but also define the state of citizens, the rights and the duties of the state। यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो हमारा नागरिकों की स्थिति, अधिकारों, राज्य के कर्तव्य को स्पष्ट करता है और साथ ही हमारी शासन व्यवस्था को भी चलाता है। तो जो हमारा संविधान है स्टूडेंट, इसमें हमारे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, इन सभी के बारे में लिखा गया है और इन्हीं सभी पर जो हमारा नागरिकता है उसमें हमारे संविधान सभा में बहुत ही ज्यादा इस पर बहस हुई है, जिसका उद्देश्य एक समावेशी, न्यायपूर्ण और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। तो स्टूडेंट अगर किसी, आप सोचिए, आप मान लीजिएगा आप किसी नए शहर गए, आपका नाम लिस्ट में नहीं, न पहचान, न सुविधा, न अधिकार। तो अब सोचिए अगर किसी देश में नागरिकता का नियम ही ना हो तो कौन वोट करेगा, कौन अधिकार पाएगा और कौन राष्ट्र का हिस्सा माना जाएगा। तो इसलिए भारतीय संविधान ने सबसे पहले तय किया कि कौन भारतीय है कौन नहीं, और फिर नागरिकों को दिया फंडामेंटल राइट्स। तो साथ ही सरकार को दी गई यहाँ पर एक डेवलपमेंट टू डू लिस्ट, जिसे हम डीपीएसपी भी कहते हैं। तो स्टूडेंट 1947 देश में पार्टिसिपेशन की आग, लाखों लोग बॉर्डर पर इधर उधर हो रहे थे, संविधान सभा में बहस हो रही थी कि किसे भारतीय माने किसे नहीं। तो कुछ सदस्य बोले कठोर नियम रखो, दूसरे कहते हैं कि मानवता चाहिए, वेलकम करो। तो अंत में जो भारत है उसने चुना एक उदार और इंसानियत वाला रास्ता। तो चलिए अब हम देख लेते हैं वो रास्ता कौन सा था। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में हम सबसे पहले जो बात कर लेते हैं वो कर लेते हैं प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान के बारे में। तो आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सिटीजनशिप, यानी कि स्टूडेंट जो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 है उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कौन हमारा भारतीय होगा। तो जन्म से भारतीय, निवास से भारतीय और आवास से भारतीय। तो ये तीन आधार पर हमारी जो नागरिकता है उसके बारे में बात की गई है। उसके बाद नागरिकता से रिलेटेड ही हमारा जो कानून आया वो था हमारा नागरिकता अधिनियम 1955, यानी कि सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो इसका जो मूल उद्देश्य था, जो मूल संदेश था वो ये था कि भारत बहिष्कार नहीं बल्कि समावेश की सोच पर बना हुआ है। तो यही था हमारा भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है डिबेट्स ऑन सिटीजनशिप इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि संविधान सभा में नागरिकता पर बहस को लेकर। तो सिटीजनशिप वाज वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेड इशू इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पार्टिसिपेशन एंड रिफ्यूज, यानी कि स्टूडेंट जो हमारा संविधान सभा है उसमें हमारा जो नागरिकता है उसको लेकर बहुत ही ज्यादा बहस हुई है। और इसमें जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब इसकी बहस हुई तो कुछ सदस्य तो बोलते थे कि जो नागरिकता के जो कानून है वे कठोर रखे जाए, और कुछ कहते हैं कि समावेशी दृष्टिकोण अपनाया जाए। तो यहाँ पर जो हमारा एंड में जो हमारा दृष्टिकोण अपनाया गया था वो उदार और मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया गया था, जिसमें कि जो भारत है उसको लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष प्रकृति दिखाई गई थी। तो यही हमारी संविधान सभा में नागरिकता पर बहस थी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में हमें जो डिफरेंस है वो बताना है। तो डिफरेंस में हम एक साइड लिखेंगे फंडामेंटल राइट्स और सेकंड टाइम लिखेंगे हम डीपीएसपी। तो सबसे पहले हम अगर फॉलोइंग मौलिक अधिकार की बात करें तो स्टूडेंट जुडिशियल इन नेचर, यानी कि जो ये मौलिक अधिकार होते हैं ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, यानी कि इनको बदला जा सकता है। लेकिन जो हमारे डीपीएसपी है ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो मौलिक जो अधिकार है उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा ये करते हैं, लेकिन जो हमारा यहीं पर जो हमारा डीपीएसपी है इनका एम होता है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस का। थर्ड हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है जो हमारा मौलिक अधिकार है ये हमारे मेंशन इन पार्ट थर्ड, यानी कि संविधान के भाग थर्ड में वर्णित है, लेकिन जो हमारे डीपीएसपी है ये हमारे संविधान के भाग 4 में वर्णित है। तो मौलिक अधिकार तो राज्य पर प्रतिबंध लगाते हैं, लेकिन जो हमारे डीपीएसपी है वे राज्य के लिए एक दिशा निर्देश के जैसे होते हैं। तो स्टूडेंट आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वे नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता देते हैं, लेकिन जो हमारे डीपीएसपी है वे राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने का मार्ग दिखाते हैं। तो स्टूडेंट फंडामेंटल राइट्स नागरिकों की सुरक्षा का एक कवच है, स्पेस, इक्वालिटी, फ्रीडम, प्रोटेक्शन, और ये कोर्ट में लागू किए जा सकते हैं। अगर कोई तोड़ेगा तो सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी
जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, रिट के तहत। इसके अलग अगर डीपीएसपी की बात करें तो ये एक सरकार की टू डू लिस्ट होती है। इसमें उनके उद्देश्य, उनके लक्ष्य और उनके वादे होते हैं। यानी कि जैसे कि गरीबी हटाओ, शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो, शराब नियंत्रण, समान आर्थिक व्यवस्था, और ये कोर्ट में लागू नहीं हो सकते हैं, ये सिर्फ एक गाइडलाइंस होते हैं। यानी कि करना है पर कैसे और कब ये भी सरकार ही तय करती है। तो स्टूडेंट आप इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। दो लोग कोर्ट के बाहर खड़े हैं, पहला कहता है कि सरकार स्पीच रोक रही, कोर्ट चलो, फंडामेंटल राइट ये हमारा है। दूसरा आता है मुझे मुफ्त घर चाहिए, कोर्ट चलो, ये डीपीएसपी में लिखा है, हम गाइड करेंगे पर जरूरी नहीं कि अभी मिल जाए। तो बस यही अंतर आप समझ लो कि जो हमारा एक तरीके से जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो स्वतंत्रता और समानता देता है, और जो डीपीएसपी है वो कल्याणकारी राज्य बनाने की बात करता है। तो यही था हमारा डिफरेंस दोनों के बीच में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो कंक्लूजन में हम लिखे हैं, दूस द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप डिफाइन द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट विल फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल टुगेदर इंश्योर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। यानी कि स्टूडेंट आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारे नागरिकता के जो संविधान है उसमें हमारे जो मौलिक अधिकार है और नीति निर्देशक तत्व है ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, और संविधान सभा में इसको लेकर बहुत सारी बहसें हुई है, तब जाकर इसे संतुलित और व्यवहारिक रूप दिया गया है। तो स्टूडेंट आप कह सकते हैं कि नागरिकता आप और भारत का एक कानूनी रिश्ता है, और फंडामेंटल राइट्स आपकी आजादी और आपका सुरक्षा को लेके है, और डीपीएसपी एक वेलफेयर स्टेट का भविष्य नक्शा है। तो इन तीनों ने मिलकर ही भारत को एक लोकतांत्रिक, मानवीय और विकासशील राष्ट्र बनाया, और भारतीय संविधान को एक जीवंत और गतिशील दस्तावेज बनाया। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है, डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एनालाइज द चेंजिंग रूल ऑफ द प्रेसिडेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चेंजिंग पार्टी सिस्टम। यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति यानी कि जो हमारे पीएम होते हैं, वो सॉरी जो हमारा प्रेसिडेंट होता है, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, उनकी पावर्स और उनके वर्क्स को हमें बताना है, और साथ ही जो हमारी दलीय प्रणाली बदल रही है इसके समय में हमारी जो राष्ट्रपति की बदलती भूमिका है उसके बारे में भी हमें विश्लेषण करना है। यहीं पर हमसे और या अथवा करके पूछा गया है, क्राइटिकली एग्जामाइन द पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि सीधा सीधा पूछा गया है कि जो राष्ट्रपति की शक्ति है और उसकी जो कार्य है उसकी हमें आलोचना करनी है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो हमारा आप समझिएगा जैसे एक क्रिकेट मैच हो तो एम्पायर तो खड़ा है पर फैसले खिलाड़ी ले, तो वैसे ही एक रोल होता है हमारे भारत के राष्ट्रपति का। उन्हें दुनिया के हेड ऑफ द कंट्री कहा जाता है, पर जो संविधान कहता है वो कहता है कि जो असली शक्ति है वो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका यानी कि मंत्री परिषद के पास होती है। लेकिन क्या आज भी ऐसा ही है कि गठबंधन राजनीति ने राष्ट्रपति की ताकत बढ़ाई या घटाई? तो इसको हम समझेंगे। तो स्टूडेंट 1950 भारत एक नया राष्ट्र, नया संविधान और नई सरकार के साथ था। तो जो हमारे प्रथम जो राष्ट्रपति बने थे वे हमारे प्रथम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वे देश के पहले राष्ट्रपति बने, लेकिन सवाल सबके मन में थे कि क्या राष्ट्रपति राजा की तरह चलेगा या औपचारिक प्रमुख होगा। तो जो हमारा संविधान है उसमें बताया गया कि वह नॉमिनियल हेड होगा, पर जो आपात स्थिति है उसमें भी वो बहुत कुछ कर सकता है। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो बदलती दलीय प्रणाली और गठबंधन राजनीति है उसमें भी राष्ट्रपति की जो भूमिका है वो अधिक महत्वपूर्ण और सक्रिय हो जाती है, और ये हमारे राष्ट्रपति के जो कार्य और उसकी जो शक्तियां है उसका हमें आलोचना करना है जरूरी हो जाता है। तो यही था हमारे एक छोटे सी इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि हमारा मुख्य भाग का आता है। तो स्टूडेंट मुख्य भाग में हम बात करेंगे सबसे पहले पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां और उसके कार्य को लेकर। तो वन बाय वन इजी स्टाइल में हम इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आती है एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि कार्यपालिका शक्ति। तो द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट।
यानी कि जो राष्ट्रपति है वही हमारे जो पीएम होते हैं या मंत्री होते हैं, तो राष्ट्रपति ही पीएम नियुक्त करते हैं, मंत्री नियुक्त करते हैं, गवर्नेंस, जजेस, सीएजी, आर्मी चीफ आदि की नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। तो सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस भी हमारे उनके नाम से ही लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट आप एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, कोई भी मंत्रालय फाइल पर लिखता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से आदेश, तो स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि जो राष्ट्रपति है उसको प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, इन सभी के लिए जो एक तरीके से जो इनकी नियुक्ति है वो हमारा राष्ट्रपति ही करता है। तो ये तो उसकी कार्यपालिका शक्ति हो गई। इसके बाद सेकंड आता है हमारी लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि विधायी शक्ति को लेकर। तो द प्रेसिडेंट समर्स प्रोविंस एंड कैन डिसोल्व दैट लोकसभा ए बिल पास बाय पार्लियामेंट बिकम्स लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट असेसेंट। यानी कि स्टूडेंट जो हमारा प्रेसिडेंट है वो संसद में सत्र बुला सकता है, उसको स्थगित कर सकता है, साथ ही लोकसभा को भंग भी कर सकता है। तो उस पर अगर प्रेसिडेंट का जो साइन होता है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं लास्ट साइन होता है। तो अगर प्रेसिडेंट का साइन हो गया तो जो वो एक तरीके से जो वो बिल होगा अगर उस पर सिग्नेचर होते हैं तो वो लॉ यानी कि कानून में बदल जाता है। इसके अलग उसे ऑर्डिनेंस पावर यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी है, जो कि आपके आर्टिकल 123 के अंदर दी गई है। तो यही थी हमारी, आप एग्जाम्पल से समझिएगा कि जब संसद ना चल पा रही हो तो जो हमारा राष्ट्रपति है वो ऑर्डिनेंस विकल्प भी बनता है, यानी कि वो अध्यादेश भी जारी कर सकता है। तो यही था लेजिस्लेटिव पावर। इसके बाद थर्ड हमारा था फाइनेंशियल पावर, यानी कि वित्तीय शक्तियों को लेकर। तो वित्तीय शक्ति में हम देखेंगे नो मनी बिल कैन बी इंट्रोडक्ट इन पार्लियामेंट विदाउट द प्रेसिडेंट पीरियड रिकमेंडेशन। यानी कि जो हमारा बजट है वो हमारे राष्ट्रपति के नाम पर ही प्रस्तुत किया जाता है, और मनी बिल जो है वो राष्ट्रपति की बिना अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो यही है हमारे प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर्स। इसके बाद जो फोर्थ आती है वो आती है जुडिशियल पावर, यानी कि न्यायिक शक्तियां। तो द प्रेसिडेंट हैज द पावर ऑफ पार्डोन, रिप्राइव, रिस्पायर एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। यानी कि स्टूडेंट जो राष्ट्रपति है उसको क्षमादान, दंड परिवर्तन और दंड निलंबन की जो शक्ति है वो प्राप्त है। अब मान लीजिएगा कि कोई डेथ सेंटेंस केसेस है तो उसमें जो अंतिम उम्मीद होगी तो वो हमारे राष्ट्रपति की होगी। यानी कि जो व्यक्ति है वो राष्ट्रपति से विनती कर सकता है, माफी कर सकता है। अगर राष्ट्रपति माफ करते हैं तो उसकी जो सजा है उसको कम या खत्म कर दिया जाएगा। तो ये राष्ट्रपति की मर्जी के ऊपर लागू होता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को ये बात माननी ही पड़ेगी, राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको माफ करता है, किसको नहीं। तो यही थी न्यायिक शक्तियां। इसके बाद फिफ्थ हमारा आता है इमरजेंसी पावर्स, यानी कि आपातकालीन शक्तियां। तो द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी ड्यूरिंग विच हिज पावर बिकम एक्सटेंसिव। यानी कि स्टूडेंट जो हमारा इमरजेंसी पावर है, यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति है उनके पास इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन शक्ति होती है, और ये उनके पास तीन तरीके के जो आपातकाल होते हैं वे होते हैं। तो फर्स्ट हमारा होता है राष्ट्रीय यानी कि नेशनल इमरजेंसी, सेकंड होता है हमारा राज्य, और थर्ड होता है हमारा वित्तीय। तो नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो इन सभी की पावर हमारी जो होती है वो हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है। तो 1975 का जो नेशनल इमरजेंसी है उसने पूरे सिस्टम की ताकत केंद्र में खींच ली थी। ये हमारे एक तरीके से हमारे प्रेसिडेंट की पावर थी। तो यही थी आपातकालीन शक्ति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है चेंजिंग रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इन द चेंजिंग पार्टी सिस्टम, यानी कि बदलती दलीय प्रणाली में जो राष्ट्रपति की भूमिका है उसको हम देख लेते हैं। तो ड्यूरिंग द इरा ऑफ सिंगल पार्टी डोमिनेंस द प्रेसिडेंट रोल वाज लार्जली सेरेमोनियल, हाउएवर विद द राइज ऑफ कोalition पॉलिटिक्स एंड हंग पार्लियामेंट्स। यानी कि स्टूडेंट अगर आप देश में एक ही पार्टी की मजबूत सरकार तो जो राष्ट्रपति की भूमिका होगी वो एक तरीके से आप कह सकते हैं वो आपकी फॉर्मेलिटी के तौर पर होगी। तो जो एक दलीय शासन प्रणाली होती है उसमें जो राष्ट्रपति की भूमिका होती है वो औपचारिक होती है, लेकिन जब हमारी गठबंधन राजनीति होती है या त्रिशंकु संसद होता है तो उसमें जो राष्ट्रपति की भूमिका है, जो उसकी पावर है वो बहुत ही ज्यादा निर्णायक हो जाती है। तो सरकार गठन के समय जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति, विश्वास मत का अवसर देना और संवैधानिक संतुलन बनाए रखना होता है, तो उस समय भी जो ये जिम्मेदारी होती है ये राष्ट्रपति की होती है। तो जैसे ही हमारा कोलिशन इरा यानी कि 1989 आया, उसके बाद जो हमारा
गठबंधन राजनीति चली उससे हमारा जो राष्ट्रपति की भूमिका है वो थोड़ी बढ़ गई। पहले राष्ट्रपति की भूमिका जब एक दलीय शासन था उस समय थोड़ी कम थी, लेकिन हमारा गठबंधन राजनीति के बाद जो हमारी राष्ट्रपति की भूमिका है वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो यही थी हमारा चेंजिंग रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इन द चेंजिंग पार्टी सिस्टम। इसके बाद थर्ड हमारा आता है क्राइटिकल एवल्यूएशन ऑफ द प्रेसिडेंट पावर, यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियों की आलोचनात्मक परीक्षण को लेकर। तो although of the constitution grants wide power of the president, in practice he acts on the advice of the council of minister। तो स्टूडेंट जो हमारा संविधान है उसमें राष्ट्रपति को शक्तियां तो दी गई है, लेकिन जो असली में जो शक्ति है वो हमारे मंत्री परिषद के पास दी गई है, यानी कि उसे अक्सर रबर स्टैंप कहा जाता है। तो पहले लोग कहते थे प्रेसिडेंट को रबर स्टैंप, लेकिन अब लोग पूछते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वॉचडॉग है, यानी कि वो हमारा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने वाला एक रक्षक है। तो सच वही है कि स्थिति के अनुसार जो भूमिका है वो बदलती रहती है, लेकिन जो हमारी आपातकालीन और राजनीतिक स्थिरता होती है उस समय जो राष्ट्रपति की जो पावर होती है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और एक संवैधानिक संरक्षक के रूप में उस टाइम पे वो बन जाता है। तो स्टूडेंट आप कह सकते हैं कि जब राजनीतिक अस्थिरता हो तो जो राष्ट्रपति है वो संवैधानिक संतुलन का पहरेदार बन जाता है और नो मेजोरिटी यानी कि राष्ट्रपति का जजमेंट, जैसा कि 1996 में राष्ट्रपति ने अटल बिहारी वाजपेयी को पहले बुलाया। इससे अलग अगर कॉन्फिडेंस वोट डिमांड होती है, यानी कि आप साबित करो कि बहुमत है, तो यही हमारी राष्ट्रपति की शक्तियों का आलोचनात्मक परीक्षण था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम लिखेंगे इन कंक्लूजन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनली पावरफुल बट फंक्शनली लिमिटेड, यानी कि जो हमारा संवैधानिक रूप से सबसे शक्तिशाली है वो हमारा राष्ट्रपति है, लेकिन व्यवहार में अगर हम देखें तो उसमें हमारी मंत्रिपरिषद है। तो जब हमारी दलीय प्रणाली बदली तो उस समय पे स्टूडेंट जो हमारे राष्ट्रपति की भूमिका है वो भी बदलती गई। तो पहले लोग कहते थे कि जो संविधान है उसने राष्ट्रपति को औपचारिक प्रमुख बनाया, लेकिन जो नित्या अध्यादेश आपातकाल है इसमें जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाती है। लेकिन जो हमारा कोलेशियन एरा होता है उसमें जो इनकी भूमिका होती है उसको सक्रिय और विवेकपूर्ण कर दिया गया है। तो इसलिए राष्ट्रपति सिर्फ नाम का प्रमुख नहीं बल्कि लोकतंत्र की एक सुरक्षा कवच के रूप में भी देखा जाता है और भारतीय लोकतंत्र में स्थिरता और संवैधानिक मर्यादा का संरक्षक भी इसको माना जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेडरलिज्म, एनालाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू एस्थमेटिक फेडरलिज्म इन इंडिया, यानी कि जो संवाद है फेडरलिज्म है वो क्या है और भारत में असम्मित संवाद से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है। यहीं पर हमसे और या अथवा करके पूछा गया है इंडिया इज ए क्वासी फेडरल सिस्टम स्टेट एवेल्यूएट दिस स्टेटमेंट, यानी कि भारत एक अर्ध संघीय राज्य है, इसके हमें मूल्यांकन करना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत भी हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो संवाद है वो एक तरीके की प्रणाली है जहां पर जो शक्तियों का विभाजन है वो किया गया है। और जो ये शक्तियों का विभाजन किया गया है ये किसके बीच में किया गया है, ये केंद्र और राज्य के बीच में किया गया है। तो जो हमारा भारत है उसने संघीय व्यवस्था को अपनाया है, लेकिन इसकी जो प्रकृति है वो एक तरीके से आप कंप्लीट संज्ञा नहीं कह सकते, ये हमारा लचीली व्यवस्था है। तो स्टूडेंट आप इमेजिन कीजिएगा एक परिवार में 5 भाई है, सबकी पसंद अलग, जरूरतें अलग, कमजोरियां अलग। तो क्या पापा सभी को बिल्कुल एक जैसा रूल दे सकते हैं? जी नहीं। तो कुछ को एक्स्ट्रा फ्रीडम, कुछ को स्पेशल प्रोटेक्शन, तभी हमारा जो परिवार है वो चलता है। तो भारत भी हमारा एक ऐसा ही परिवार है जहां पर जो भाषाएं है, जो अलग जातियां है, जो संस्कृति है, जो जरूरतें है वे सबकी अलग अलग है। इसलिए जो हमारा भारत है वो फेडरलिज्म को अपनाता है, संघवाद को अपनाता है, लेकिन एक यूनिक ट्विस्ट के साथ, यानी कि एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म, यानी कि ये हमारा न तो
पूरी तरीके से कठोर है और न ही पूरी तरीके से लचीला। तो स्टूडेंट इसी संदर्भ में जो भारत है वो अर्धसंघीय राज्य कहा जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य विवेचन का आता है। तो मेन बॉडी में हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म यानी कि संघवाद के अर्थ को लेकर कि संघवाद होता क्या है। तो फेडरलिज्म रेफर टू a political system in which governmental powers are divided between the central authority and constitution unit with the constitution begins supreme and both level। यानी कि स्टूडेंट संघवाद का जो तात्पर्य है वो ऐसा है जहां पर जो शक्तियां है वो केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजित की गई है। तो यहाँ पर जो दोनों स्तर होते हैं वे अपने अपने क्षेत्र में ही स्वतंत्र तो होते हैं और यहाँ पर जो संविधान है वो सर्वोच्च होता है। तो सीधा एग्जांपल आप समझिए, क्रिकेट बोर्ड जैसे कि बीसीसीआई है और स्टेट एसोसिएशन, इन दोनों के पास ही पावर है, दोनों अपने काम खुद करते हैं। तो यही जो संघवाद है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये पावर का संवैधानिक बंटवारा है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र और संविधान इसमें सर्वोच्च होता है। तो यही था मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म यानी कि संघवाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म इन इंडिया। यानी कि भारत में जो असममित संघवाद है उससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से है। तो स्टूडेंट सबसे पहले असममित संघवाद को समझने के प्रावधान समझने से पहले आप समझिएगा असममित संघवाद क्यों बनाया गया। तो स्टूडेंट 1947 में आजाद भारत था, भाषाई तनाव, जनजातीय क्षेत्र, कश्मीर समस्या, उत्तर पूर्व की विशेषता। तो कुछ क्षेत्र में लोकतांत्रिक परंपरा कम थी लेकिन संविधान सभा बोली एक जैसी पावर नहीं दी जा सकती, नहीं तो देश टूट सकता है। तो इसीलिए बनाया गया था हमारा असममित संघवाद, यानी कि कुछ राज्यों को स्पेशल पावर इसमें दी गई थी। तो असममित संघवाद फेडरलिज्म मीन्स ग्रांटिंग डिफरेंट डिग्रीज ऑटोनॉमी टू डिफरेंट स्टेट बेस्ड ऑन द देयर स्पेशल कंडीशन। यानी कि जो सभी राज्यों को है वो समान अधिकार न देकर कुछ राज्यों को उनकी परिस्थितियों के अनुसार विशेष अधिकार दे दिए गए। तो इसके जो प्रमुख हमारे एक तरीके से संवैधानिक प्रावधान है उनको हम देख लेते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला आता है आर्टिकल 370 यानी कि अनुच्छेद 370, जो कि हमारा पूर्व में था, अब इसको समाप्त कर दिया गया है, लेकिन ये हमारा एक तरीके से पहले संविधान में एक प्रावधान था। तो इसमें स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात की गई थी। यानी कि जो हमारा अनुच्छेद 370 था ये जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्रदान करता था। तो अलग संविधान इसका जम्मू कश्मीर का था, उस टाइम अलग झंडा था और सिर्फ रक्षा, विदेश, संचार ये सेंटर के हाथ में थे। तो ये अब हट चुका है, पर ये एक तरीके से आपका क्लासिक एग्जाम्पल है। यानी कि अब जो कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो भारतीय संविधान ही है और भारतीय झंडा ही है। सेकंड हमारा आता है आर्टिकल 372 371 जे। तो इसमें स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टेट लाइक नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक के बारे में प्रावधान किए गए हैं। तो जो हमारा अनुच्छेद 371 से 371 जे ए है, तो इसमें कई राज्यों के लिए स्पेशल एग्रीमेंट्स किए गए हैं। जैसे कि जो हमारा नागालैंड है उसमें नागा कस्टमरी लॉ अप्लाई किया गया है मणिपुर की पहाड़ी जमीनों की सुरक्षा के लिए, और साथ ही कर्नाटक, हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र के लिए स्पेशल डेवलपमेंट की बात की गई है। इसके अलग जो हमारा अलग संवैधानिक प्रावधान आता है वो आता है 6th शेड्यूल यानी कि 6ठी अनुसूची। तो एंटोनियम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी कि स्टूडेंट जो हमारी 6ठी अनुसूची है उसमें ट्राइबल्स एरिया के लिए यानी कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए एंटोनियस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी कि स्वायत्त परिषदों की व्यवस्था की गई है। तो ये एक तरीके से सत्ता स्थानीय आदिवासी समुदाय के पास है और खासकर ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए बनाई गई है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है रिकॉग्निशन ऑफ रीजनल कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यानी कि जो हमारी भाषाएं, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता की मान्यता है। तो स्टूडेंट जो हमारा भारत वो है वो कहता है कि वन नेशन मैनी कल्चर्स, पावर शेयरिंग अलाउड कल्चरल आइडेंटिटी, यानी कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को ये संतुलित करता है और ये जो सभी संविधान है ये भारत को एकता बनाए रखते हुए भी विविधता को सम्मान देते हैं। तो इसलिए जो हमारा भारत देश है इसमें विविधता में एकता वाला देश इसको कहा जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इंडिया एज ए क्वेसी फेडरल स्टेट एंड एवोल्यूशन, यानी कि भारत एक अर्धसंघीय राज्य है, इसका हमें
मूल्यांकन करना है। तो आप इसको एक सिंपल कंपैरिजन के माध्यम से पहले समझिएगा, पहले आप इसको समझ लीजिएगा ये आखिर है क्या। तो ऑल थ्रू इंडिया हैज फेडरल फीचर सच एज ए राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिवीजन ऑफ पावर एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, यानी कि स्टूडेंट जो हमारा भारतीय संविधान की जो विशेषताएं है उनके होने के बाद भी इसमें कुछ एकात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं। तो जैसे कि एकात्मक लक्षण हो गए कि आपातकाल में केंद्र की शक्तियां बढ़ जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा होती है, एकल संविधान और एकल नागरिकता हमारे भारत में है, साथ ही अवशिष्ट शक्ति और केंद्र के पास है। तो यही स्टूडेंट ये सभी कारण है कि जो हमारा भारत है वो पूर्ण संघीय न होकर अर्ध संघीय राज्य कहा जाता है। तो आप इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा कि जो यूएसए है वो पूरी तरह संघीय है, यानी कि उसमें ड्यूअल कॉन्स्टिट्यूशन है, ड्यूअल सिटीजनशिप है और स्ट्रॉन्ग स्टेट है। वहीं पर हमारा जो यूके है यूनिटरी है, उसमें सेंट्रल डोमिनेंस की बात की गई है, लेकिन जो हमारा इंडिया है उसमें इन दोनों को ही मिलाकर यानी कि जो फेडरल स्ट्रक्चर और यूनाइटेड स्टेट है इन दोनों को ही बनाया गया है। तो ये एक तरीके से हमारा अर्ध संघीय होता है, क्योंकि संविधान में ऐसे प्रावधान है जो कि सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो जैसे कि हमारी इमरजेंसी पावर हो गई जो कि सेंटर की पकड़ मजबूत करते हैं, गवर्नर हो गए जिसे सेंट्रल अपॉइंटमेंट करता है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सिंगल सिटीजनशिप हो गया, रेड्यूसरी पावर्स हो गई जो कि सेंटर के पास होती है, यानी कि भारत फेडरल बाय स्ट्रक्चर यूनिटरी बाय स्पिरिट। ये हमारा जो भारत है वो पूर्ण संघीय न होकर अर्ध संघीय माना जाता है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन में आप देखेंगे इन कंक्लूजन इंडिया हैज इन्वॉल्वड इन यूनिक फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म सुटेड टू इट्स डिवाइड सोसाइटी, यानी कि स्टूडेंट जो भारत है उसकी जो विविधता है उन सभी को ध्यान में रखते हुए उसने संवाद को अपनाया है। तो स्टूडेंट ये बात साफ है कि भारत में संवाद है, क्योंकि यहाँ पर पावर शेयरिंग है, लेकिन भारत ने यूनिफॉर्म फेडरलिज्म नहीं अपनाया, कुछ राज्यों को अलग पावर्स दिए, कुछ मामलों में केंद्र को मजबूत किया। तो इसीलिए जो भारत है वो एक अर्ध संघीय राज्य है जिसने कि राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच संतुलन स्थापित किया। तो इसलिए जो भारत है ना वो पूरी तरीके से फेडरल है ना पूरी तरीके से यूनिटरी है, बल्कि एक बैलेंस मॉडल है, यानी कि कोऑपरेटिव और एसिमेट्रिक फेडरेशन का एक समावेश। तो यही मॉडल भारत की एकता में विविधता बनाए रखने में भी सहायता करता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को समझने से पहले हम हमारे गिववे के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि वीडियो के बीच में हम कहीं भी आपसे गिववे के क्वेश्चन पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के जो 3 स्टूडेंट होंगे उनको मिलेंगे हमारी तरफ से एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो चलिए मैं आपसे हमारे गिववे के क्वेश्चन पूछ लेता हूं। तो स्टूडेंट जो हमारा सबसे पहले गिववे का क्वेश्चन रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के संबंधित अनुच्छेद कौन से है। तो सिटीजनशिप से रिलेटेड हमारे जो संविधान में अनुच्छेद दिए गए हैं उनको आपको बताना है। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो हमारा है कि पंचायत व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने वाला संशोधन कौन था। तो जो हमारा पंचायत व्यवस्था थी उसको कौन से संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ये आपको बताना है। इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है वो आता है कि जो वनारिक नजरबंदी है वो हमारा किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो वनारिक नजरबंदी को आपको बताना है कि हमारे कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे 3 क्वेश्चंस जो कि मैंने आपसे पूछ लिए। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर देना है। तो चलिए ये तो हमारे क्वेश्चंस हो गए गिववे के। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, अब हम दोबारा ही हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है डिस्कस द इमरजेंसी प्रोविजन डिस्क्राइब इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डू यू थिंक दिस वायलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, एग्जाम्पल। यानी कि जो भारतीय संविधान है उसमें जो आपातकाल के प्रावधान है वे हमें बताना है, और ये बताना है कि जो भारत है उसमें संवाद की अवधारणा का ये उल्लंघन करती है या नहीं करती है। यहीं पर हमसे और या अथवा करके पूछा गया व्हाट आर द मेजर इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस द यूज एंड मिसयूज ऑफ इमरजेंसी पावर। यानी कि जो हमारे आपातकालीन प्रावधान है वे हमें बताने हैं और उनके उपयोग और दुरुपयोग के बारे में भी हमें बताना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं।
तो स्टूडेंट इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर इमरजेंसी प्रोविजन टू डील विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन क्रिएटिंग द सिक्योरिटी यूनिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द नेशन। यानी कि स्टूडेंट जो हमारा भारतीय संविधान है इसमें जो आपातकालीन प्रावधान है ये हमारे कुछ ऐसी दुविधाओं ऐसी समस्याओं से लड़ने के लिए दिए गए हैं और इनका जो उद्देश्य है वो देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और आर्थिक व्यवस्था की रक्षा करना है। तो स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि जरा सोचिए, एक देश जहां पर दंगे हो, युद्ध हो, अर्थव्यवस्था ढह जाए, तो ऐसे में क्या सरकार सामान्य नियमों से चलेगी? जी नहीं, कभी कभी जो हमारे इमरजेंसी ब्रेक्स है वे भी लगाने पड़ते हैं। तो बस इसी सोच से बना है हमारा इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारा आपातकाल है इसमें जो केंद्र सरकार की शक्ति है वो बढ़ जाती है, जिससे कि संघीय ढांचे पर भी प्रभाव पड़ता है। तो स्टूडेंट क्या ये हमारी इमरजेंसी हमारी स्टेट की पावर छीन लेते हैं? क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं? तो ये हमको समझना है। तो ये तो हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना हो गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मेन बॉडी का, यानी कि मुख्य विवेचन का। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप समझिए कि जो हमारा ये आपातकालीन का प्रावधान है ये आखिर जोड़ा क्यों गया था। तो आप 1947, 1962, 1971 देखें तो चीन युद्ध, पाकिस्तान युद्ध, विभाजन, आंतरिक विद्रोह, भारत कई संकटों से गुजरा था। तो संविधान साहब ने कहा कि राष्ट्र बचेगा तो संविधान बचेगा, तो इसलिए इसमें चैप्टर जोड़ा गया इमरजेंसी प्रोविजन, यानी कि आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक। तो चलिए अब हम देख लेते हैं सबसे पहले मेजर इमरजेंसी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के प्रमुख आपातकालीन प्रावधान को लेकर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस आर कंटेन पार्ट 18 आर्टिकल 352 टू 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर थ्री टाइप्स, यानी कि जो हमारे भारतीय संविधान का भाग 18 का अनुच्छेद 352 से 360 है, इसमें हमारे आपातकाल के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है। यहाँ पर आपातकाल को 3 प्रकार का, यानी कि 3 टाइप का बताया गया है। तो चलिए एक एक करके सबको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा रहने वाला है वो आता है नेशनल इमरजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, जिसकी बात हमारे आर्टिकल 352 में की गई है। तो इट कैन बी प्रोक्लेम्ड इन केस ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन। यानी कि स्टूडेंट इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो इसके कारण हो सकते हैं वॉर यानी कि युद्ध, एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि बाह्य आक्रमण, और आर्मेड रिबेलियन यानी कि सशस्त्र विद्रोह। तो इन्हीं सभी कारण के होने पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है, और इसके अंतर्गत जो केंद्र सरकार है वो उसकी शक्तियां बढ़ जाती है। तो इफेक्ट इसका यही होता है, सेंट्रल बिकम्स वेरी पावरफुल, फंडामेंटल जो राइट्स है वे सस्पेंड कर दिए जाते हैं, यानी कि जो मौलिक अधिकार है वे उनको आंशिक या पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है, जो कि हमारे आर्टिकल 19 में दिए गए हैं। इसी के साथ साथ स्टेट सब्जेक्ट्स अंडर यूनियन कंट्रोल हो जाता है। जैसे कि अगर आप इसका एग्जांपल देखें तो जो हमारा 1975 से 77 की नेशनल इमरजेंसी है वो हमारा सबसे बड़ा विवाद राष्ट्रीय आपातकाल का ही है। तो यही था हमारा राष्ट्रीय आपातकाल। इसके बाद सेकंड हमारा आता है स्टेट इमरजेंसी, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, जो कि हमारे आर्टिकल 356 में बात की गई है। तो इट इज इम्पोज व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल मार्चनी ऑफ स्टेट फेल्स ट्रांसफेरिंग स्टेट पावर्स ऑफ द सेंटर। यानी कि स्टूडेंट इसका कारण क्या है, इसको कब लगाया जाता है? तो ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मार्चनी इन ए स्टेट, यानी कि जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए किसी राज्य में तो उस समय पर हमारा स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो ये हमारी इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट यही होता है कि राज्य की शक्तियां केंद्र के हाथों में चली जाती है, यानी कि इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस और पावर शिफ्ट टू गवर्नमेंट और सेंटर। तो एग्जांपल अगर आप देखें तो 1970 से 1990 में कई बार राजनीतिक बदले के ये लगाया गया था, यानी कि आप इसका एक दुरुपयोग के रूप में भी इसको देख सकते हैं। तो यही था स्टेट इमरजेंसी। इसके बाद थर्ड हमारा आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय आपातकाल, जो कि हमारे आर्टिकल 360 से लेकर में बात की गई है। तो इट कैन बी डिक्लेयर व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट इन इंडियंस थ्रेटेंड, यानी कि स्टूडेंट जो हमारा कारण होता है, इसका जो कारण होता है वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा होने पर। तो थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तभी हमारा वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। और इसके इफेक्ट क्या होते हैं? इसके इफेक्ट होते हैं सैलरीज कट कर ली जाती है, फाइनेंशियल डिसीजन अंडर सेंटर हो जाते हैं। और ये हमारा जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है इसकी खास बात ये है कि ये हमारे भारत में आज तक भी लागू नहीं हुआ है। तो यही था हमारा
थ्री टाइप के जो हमारे आपातकाल इमरजेंसी जो कि मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है यूज एंड मिसयूज ऑफ इमरजेंसी पावर्स, यानी कि आपातकालीन शक्तियों का उपयोग और उसके दुरुपयोग को लेकर। तो कब कब इसका सही इस्तेमाल हुआ, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। तो इमरजेंसी पावर आर मेंट टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट, हाउएवर हिस्ट्री शोज इंस्टेंस ऑफ देयर मिसेज, यानी कि इसका जो उपयोग है वो राष्ट्र की सुरक्षा और एकता के लिए किया गया था, लेकिन इसका जो उपयोग है वो कुछ लोगों ने अपने भले और अपने स्वार्थ के लिए भी किया था। तो चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले द नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1975 देख लेते हैं। तो जो हमारा 1975 का स्टूडेंट राष्ट्रीय आपातकाल था, उसमें नागरिक स्वतंत्रता के हनन और लोकतांत्रिक मूल्य के क्षरण का उदाहरण है। तो 1975 का जो नेशनल इमरजेंसी है उसमें प्रेस सेंसरशिप, अरेस्ट, सिविल लिबर्टीज खत्म कर दी गई थी, ओपोजिशन दबाया गया था। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट यही हुआ कि आज भी इसे डेमोक्रेसी का सबसे डार्क फेस कहा जाता है। तो स्टूडेंट इसका जो सही इस्तेमाल हुआ वो हमारा 1962 के चाइना वॉर में हुआ था, जहां पर नेशनल यूनिटी का यूज किया गया था। 1971 के वॉर में यूज किया गया था, जहां पर डिफेंस प्रियोरिटी को ध्यान में रखा गया था। इससे अलग कोलियन चाउस में स्टेबिलिटी लाने के लिए, एक्सट्रीम टेररिज्म कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जो हमारा इमरजेंसी है वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन लाइफ सेवर है। लेकिन इसके जो मिसयूज है, जैसे कि हमारा 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल हो गया। इससे अलग हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है अनुच्छेद 356। तो अनुच्छेद 356 में भी कई बार राज्यों में ओपोजिशन सरकार गिराने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कदम उठाया हमारा एसआर बोमाई केस में, जो कि हमारा 1994 का केस था। तो उन्होंने अब कहा कि अब 356 का जो जुडिशियल रिव्यू है वो संभव है और फेडरलिज्म को इससे सिक्योरिटी मिली। तो स्टूडेंट यही था हमारा आपातकालीन शक्तियों का उपयोग और दुरुपयोग। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है डू इमरजेंसी प्रोविजन वॉयलेट फेडरलिज्म, यानी कि क्या आपातकाल संघवाद की अवधारणा का उल्लंघन करता है। तो ड्यूरिंग इमरजेंसी द सेंटर बिकम डोमिनेट एंड स्टेट ऑटोनॉमी इज रिड्यूस विच वीकनेस एंड फेडरल स्पिरिट, यानी कि स्टूडेंट जो हमारा आपातकाल है उस समय जो हमारा स्टेट है वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है और जो राज्य सरकार है उसकी स्वायत्ता हो जाती है। तो आप इसको दो नजरिए से समझिएगा। सबसे पहले आर्गुमेंट, यानी कि यस इट हर्ट्स फेडरलिज्म, तो ये स्टेट पावर सेंटर को दे देता है, गवर्नर टूल बन जाता है और फेडरल स्पिरिट इसमें कम हो जाती है। दूसरा अगर हम बात करें आर्गुमेंट की, यानी कि नो, ये हमारा एक तरीके से एक स्थायी सुरक्षा भी होती है, स्थायी सुरक्षा होती है जिसमें हम जो चेक एंड बैलेंस की जो पावर है वो देखते हैं, पार्लियामेंट्री अप्रूवल जरूरी समझते हैं और जुडिशियल रिव्यू भी इसमें अब आ गया है और टाइम लिमिटेड ये फिक्स होता है, यानी कि केंद्र शक्तिशाली जरूर होता है लेकिन वो स्थायी नहीं होता बल्कि एक अस्थायी अपवाद होता है। तो यही था हमारा क्या आपातकाल संघवाद की अवधारणा का उल्लंघन करता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम देखेंगे इन कंक्लूजन इमरजेंसी प्रोविजन आर एसेंशियल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन टू मीट एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैलेंजेस, यानी कि स्टूडेंट जो हमारा आपातकालीन प्रावधान है वो हमारा एक संकट की घड़ी के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका जो दुरुपयोग है वो बहुत बार हुआ है। तो स्टूडेंट इमरजेंसी संविधान की एक ऐसी दवा है जो कि कम मात्रा में जान बचाती है, ज्यादा मात्रा में लोकतंत्र को मार देती है। तो हाँ, ये स्टेट्स पावर सीमित करती है, लेकिन जो देश की अखंडता और जरूरी हो तो उसका सुरक्षा कवच भी ये बनती है। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि जो भारत का फेडरलिज्म है वो न तो कठोर है बल्कि फ्लेक्सिबल है, इसलिए जो इमरजेंसी वैल्यूनेशन है वो नहीं बल्कि टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेंशन भी आप इसको मान सकते हैं। तो अगर इन शक्तियों का उपयोग लोकतांत्रिक मर्यादा के लिए किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है डिस्क्राइब द फंक्शंस एंड पावर ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि संसद के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। यहीं पे हमसे और या अथवा करके पूछा गया है एनालाइज द इंपोर्टेंस ऑफ डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, डू यू एग्री दैट रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट विल प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, गिव आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ योर पावर, यानी कि जो भारतीय संसद और राज्य विधानसभा होते हैं उसमें विविध प्रतिनिधित्व का महत्व हमें बताना है और बताना है कि क्या संसद में आरक्षण से भारत में महिला
सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, इसको हमें तर्क के साथ बताना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत भी हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना, एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। यानी कि स्टूडेंट जो हमारा संसद है वो हमारा सबसे ऊपर का एक जो हमारा संस्था है वो मानी जाती है संसद को। तो स्टूडेंट आप इमेजिन करो एक क्रिकेट टीम हो जिसमें सिर्फ बैट्समैन हो, कोई बाउलर नहीं, ये क्लास में सिर्फ टॉपर बोले बाकी सब चुप। तो क्या ये सही परिणाम होएगा? जी नहीं, ये गलत होगा। तो देश की संसद में भी यही लॉजिक है कि यहाँ पर सभी वर्गों, सभी महिलाओं और सभी कमजोर समूह की आवाज जरूरी हो जाती है। तो इसलिए जो संसद है वो केवल कानून ही नहीं बनाती बल्कि वो हमारे लोकतंत्र और कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखती है। तो स्टूडेंट संसद कैसे काम करती है, क्यों डाइवर्सिटी रिप्रेजेंटेशन जरूरी है और वुमेन रिजर्वेशन क्या बदलाव ला सकता है, इन सभी को हमें समझना है। तो चलिए ये तो हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना हो गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य विवेचन का आता है। तो मेन बॉडी में हम सबसे पहले बात करेंगे फंक्शंस एंड पावर ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि संसद के कार्य और उसकी शक्तियों को लेकर। तो स्टूडेंट वन बाय वन आसान भाषा में इनको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है लेजिस्लेटिव पावर यानी कि विधायी शक्तियों को लेकर। तो पार्लियामेंट मेक्स ऑन लॉज ऑन सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट एंड concurrent list and during emergencies when on state list subject। यानी कि स्टूडेंट जो संसद है उसका प्रमुख कार्य जो है वो कानून बनाना है और साथ ही जो हमारे संघ सूची और संवर्ती सूची है इन पर जो संसद है वो कानून बना सकती है और आपात के समय में राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं यूनियन लिस्ट, संवर्ती लिस्ट, यहाँ तक कि इमरजेंसी में स्टेट लिस्ट भी यानी देश के कानून हमारी संसद ही बनाती है। तो ये तो इसकी विधायी शक्ति हो गई। सेकंड हमारा आता है कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो through device like question honors motions and the no confidence motions parliament holds the executive accountable। यानी कि स्टूडेंट जो संसद है वो हमारे प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव इन सभी के माध्यम से जो कार्यपालिका है उस पर भी नियंत्रण करती है। तो क्वेश्चन और जीरो और एडजोर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार का हिसाब किताब हमारा संसद ही मांगती है। इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक आता है, थर्ड पावर आती है, वो आती है फाइनेंशियल पावर यानी कि वित्तीय शक्ति को लेकर। तो पार्लियामेंट controls public finance by approving tax, passing the budget and authorizing government एक्सपेंडिव। यानी कि स्टूडेंट जो हमारा फाइनेंशियल पावर में अगर हम बात करें तो हमारे संसद को अधिकार होता है बजट पास करने का, टैक्स लगाने का, पब्लिक मनी का अप्रूवल देने का। तो विदाउट पार्लियामेंट गवर्नमेंट कैन नॉट स्पेंड, यानी कि संसद के बिना जो सरकार है वो हमारा खर्च नहीं कर सकती। तो यही हमारी फाइनेंशियल पावर थी। इसके बाद हमारी जो फोर्थ आती है वो आती है पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन की शक्ति। तो स्टूडेंट जो हमारा संसद है वो कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व होता है उसमें और इसी हाउस में ये बदलता है, लेकिन इसका जो जुडिशियल रिव्यू है वो बहुत ही अवेलेबल होता है, यानी कि नई समीक्षा के अधून जो संविधान संशोधन है वो किया जाता है। इसके बाद हमारी फोर्थ जो पावर आती है वो आती है रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन यानी कि प्रतिनिधिक कार्य। तो स्टूडेंट संसद जनता की आकांक्षाओं, समस्याओं और हितों को व्यक्त करने का एक मंच भी है। तो सिटीजनशिप एमपी लॉ यानी कि जनता की आवाज यहाँ पर कन्वर्ट होती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा संसद के कार्य एवं शक्तियां। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इंपोर्टेंस ऑफ डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन। यानी कि संसद एवं राज्य विधानसभा में विविध प्रतिनिधित्व का क्या महत्व है उसको हम समझ लेते हैं कि जो डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन है वो क्यों जरूरी हो जाती है। तो डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, माइनॉरिटीज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्रिबल्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। यानी कि जो हमारा विविध प्रतिनिधित्व है ये हमारा, इसका अर्थ आप कह सकते हैं कि ये हमारे समाज के सभी वर्गों और पिछड़े वर्गों की एक भागीदारी है। तो स्टूडेंट तीन पावरफुल कारण इसके यही है। सबसे पहले समाज का यथार्थ प्रतिबिंब यानी कि हर वर्ग की जरूरत, कानून ग्राउंड रियलिटी से जुड़े। सेकंड समान अवसर और वंचित वर्ग की आवाज यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, फार्मर्स, वुमेन इनकी रिप्रेजेंटेशन से इंक्लूसिव डेमोक्रेसी भी बनती है। तो स्टूडेंट लोकतंत्र अधिक समावेशी बनता है, इससे नीतियां समाज की वास्तविक जरूरतों को दर्शाती है और हाशिए पर पड़े वर्गों की आवाज भी मजबूत होती है। साथ ही पॉलिसी इंपैक्ट भी इसका होता है, यानी कि एजुकेशन, हेल्थ, सोशल जस्टिस, सेफ्टी पॉलिसी, डाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव से ये बनती है। महिला आरक्षण का अगर हम
तो स्टूडेंट यही थे हमारे संसद एवं राज्य विधानसभा में विविध प्रतिनिधित्व का महत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वुमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि संसद में महिलाओं को आरक्षण और महिला सशक्तिकरण को लेकर। तो ऑल टू वुमेन कॉन्स्टिट्यूट नियरली हाफ ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, द रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट रिमोन्स लो रिजर्वेशन फॉर वुमेन वोल्ड, यानी कि स्टूडेंट जो भारत में महिला है वे हमारे आधी से भी ज्यादा महिलाएं है। तो भारत में महिलाएं की जो जनसंख्या है वो 50% पॉपुलेशन है, लेकिन संसद में जो रिप्रेजेंटेशन है वो कभी 10% तो कभी 14% के आसपास रहता है। मतलब कि जो लोकतंत्र में आवाज है वो 50% जो आवाज है वो हमारी मिसिंग है। और गवर्नमेंट ने कहा कि रिजर्वेशन विल फिक्स रिप्रेजेंटेशन, यानी कि स्टूडेंट महिलाओं को आरक्षण देने से जो हमारा डिसीजन मेकिंग है वो बढ़ेगा, पॉलिसी महिलाएं डिसाइड करेगी, वॉयलेंस सेफ्टी एजुकेशन जैसे मुद्दों पर फोकस होगा, साथ ही ग्रास रूट लीडरशिप हो गए, यानी कि पंचायत में ये साबित भी किया गया है और आने वाली पीढ़ियों में ये कॉन्फिडेंस भी बढ़ा सकता है। तो सवाल यही है कि क्या महिला आरक्षण से सत्ता खोएगी? जवाब है नहीं, सत्ता बटेगी और लोकतंत्र भी बढ़ेगा। तो स्टूडेंट अतः हम कह सकते हैं कि जो संविधान है, जो हमारा संसद है, उसमें महिलाओं को आरक्षण भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का एक प्रभावी साधन है। तो आप इसको रियल एग्जांपल के तौर में भी देखें, जैसे कि हमारा पंचायती राज हो गया, तो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया था। इसका परिणाम यही हुआ कि जो लाखों महिलाएं भी आज के टाइम में सरपंच है, गांव की हेल्थ सैनिटेशन में ग्रोथ हुई है, साथ ही लीडरशिप विजिबिलिटी बढ़ी है और यही मॉडल संसद में भी हो सकता है। तो यही था हमारा वुमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में आप देखेंगे, इन कंक्लूजन द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, यानी कि ये हमारा जो शक्ति और कार्य है ये लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाती है और साथ ही ये संसद और विधानसभा में विविध प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक मूल्यों को भी अर्थ प्रदान करती है। तो आप ओवरऑल कह सकते हैं कि संसद, कानून, विश्व सरकार की अकाउंटेबिलिटी और जनता की आवाज सब कुछ संभालती है। साथ ही जो हमारा डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे लोकतंत्र की एक आत्मा है और महिलाओं के बिना जो संसद है वो अधूरी है और रिजर्वेशन सिर्फ सीट नहीं बल्कि एम्पावरमेंट की एक लॉन्च पैड भी है। तो इसीलिए इंडिया की पार्लियामेंट तभी स्ट्रॉन्ग होगी जब वुमेन बोले, माइनॉरिटीज बोले, यूथ बोले और गरीब भी बोले। तो स्टूडेंट यह हमारे भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी और सशक्त बनाने में भी सहायक होगा। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 6। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है, डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हाउ हैज द रोल चेंज इन रिसेंट टाइम्स, यानी कि भारतीय प्रधानमंत्री जो है उसके शक्ति और कार्य के बारे में बताना है और आज के समय में किस प्रकार से परिवर्तित हुआ है उसको हमें बताना है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया, क्राइटिकली एग्जामाइन द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि संसदीय प्रणाली में जो प्रधानमंत्री है उसकी भूमिका की हमें आलोचना करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हैं और इसके आंसर में हम सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में हम लिखेंगे, इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड, यानी कि जो हमारा प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है, इसमें जो प्रधानमंत्री है वो वास्तविक कार्य करके होता है। तो राष्ट्रपति तो औपचारिक प्रमुख होता है, लेकिन जो शासन की वास्तविकता है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास ही होती है। तो स्टूडेंट जरा सोचिए, बस है जिसमें ड्राइवर नहीं, स्टीयरिंग कोई और पकड़ रहा है, गियर कोई और बदल रहा है, तो एक्सीडेंट तय है। तो भारत में लोकतंत्र में वो ड्राइवर कौन है? वो है हमारे प्रधानमंत्री, यानी कि द रियल एग्जीक्यूटिव लीडर। तो राष्ट्रपति भले ही नॉमिनल हेड हो, लेकिन जो वास्तविक शक्ति है वो प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है। तो स्टूडेंट जो प्रधानमंत्री की शक्ति है और जो कार्य भारतीय लोकतंत्र है उसमें इसकी बहुत ही भूमिका रहती है। और आज के समय में जब राजनीतिक अस्थिरता, दलगत अनुशासन, तो इनमें जो प्रधानमंत्री की स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो इसलिए इसका जो आलोचनात्मक परीक्षण है वो जरूरी हो जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में हम सबसे पहले बात करेंगे पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, यानी कि भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियां और उसके कार्य को लेकर। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आने वाला है वो आता है हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्री परिषद का नेतृत्व। तो द प्राइम मिनिस्टर लीड्स
तो स्टूडेंट जो हमारा प्रधानमंत्री होते हैं, जो मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, वे मंत्री परिषद के प्रमुख होते हैं और यही हमारे मंत्रियों की नियुक्ति के सुझाव, विभागों का एलोकेशन और खराब परफॉर्मेंस पर एग्जिट डोर यानी कि मंत्रियों को हटाने की भी बात ये करते हैं। तो एक तरीके से जो पीएम है वो कैबिनेट मैनेजर होता है। इसके बाद सेकंड हमारी जो शक्ति आती है वो आती है रोल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन यानी कि नीति निर्माण में भूमिका को लेकर। तो द प्राइम मिनिस्टर डिटरमाइंस द पॉलिसी डायरेक्शन एंड प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि स्टूडेंट देश की पॉलिसीज कौन तय करता है, जो हमारे इकोनॉमिक डायरेक्शन हो गए, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, तो सबका जो रोड मैप है ये हमारा पीएम ही बनाता है। तो जो राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण है और ये हमारा प्रधानमंत्री करता है और वही सरकार की दिशा और प्राथमिकताएं भी तय करता है। तो यही थी नीति निर्माण में भूमिका। इसके बाद थर्ड आता है रोल इन पार्लियामेंट यानी कि संसद में भूमिका। तो एज द लीडर ऑफ द लोकसभा द प्राइम मिनिस्टर गाइड्स लेजिस्लेशन बिजनेस एंड रिप्रेजेंटेड गवर्नमेंट पॉलिसीज इन पार्लियामेंट। तो स्टूडेंट जो हमारा पार्लियामेंट होता है उसमें जो प्रधानमंत्री होता है यानी कि लोकसभा का लीडर हमारा प्रधानमंत्री होता है, बिल पास कराना, हाउस को मोबिलाइज करना, तो स्टूडेंट ये सभी हमारे पीएम के कार्य है। तो सरकार का नीतियों का संसद में प्रतिनिधित्व भी ये करता है। तो अगर पीएम स्ट्रांग होगा तो जो पार्लियामेंट है वो भी स्ट्रांग होगी। तो यही थी रोल इन पार्लियामेंट। इसके बाद फोर्थ आता है लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि हमारा राष्ट्रपति से संबंध। तो द प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज द चीफ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि स्टूडेंट प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट जो दोनों है, ये दोनों के बीच लिंक जो है वो कैबिनेट की पूरी एडवाइस राष्ट्रपति को पीएम देता है। यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की एक कड़ी होता है और राष्ट्रपति को शासन संबंधी सूचनाएं देता है। तो यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वे हमारे प्रेसिडेंट के एक नीचे के वर्ग के होते हैं, यानी कि वे उनको सारी बातें अपने प्रेसिडेंट को बताते हैं। तो यही था लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके बाद फिफ्थ हमारा आता है इंटरनेशनल रोल यानी कि अंतरराष्ट्रीय भूमिका। तो द प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट इंडिया एट इंटरनेशनल फॉर्म्स एंड शेप्स फॉरेन पॉलिसी यानी कि स्टूडेंट जो प्रधानमंत्री होता है वो देश का प्रमुख प्रवक्ता होता है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी वही भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो यूएन, G20, बिलेटरल समिट्स, भारत का ग्लोबल फेस, इन सभी में जो भारत पीएम है उसकी अहम भूमिका होती है। तो वार हो, पेंडेमिक हो, रिफॉर्म्स हो, पीएम की जो स्ट्रैटेजी है वही डिसाइड करती है। इसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक आता है वो हमारा आता है चेंजिंग रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन रिसेंट टाइम यानी कि हाल के समय में जो प्रधानमंत्री की भूमिका है उसमें क्या परिवर्तन आया है। तो स्टूडेंट ईयरली द प्राइम मिनिस्टर ऑथोरिटी वाज बैलेंस विद इन द पार्टी एंड द कैबिनेट यानी कि स्टूडेंट जब प्रधानमंत्री की जो शक्ति थी पहले वो दल और मंत्री परिषद के भीतर संतुलित रहती थी। तो पहले के दशक में कोलिएशन पॉलिटिक्स थी, वीक सेंट्रल लीडरशिप था, रीजनल पार्टी प्रेशर था, तो पीएम को मैनेज करना पड़ता था। लेकिन अगर हम हाल के समय के बात करें तो यहाँ पर मजबूत बहुमत वाली सरकारों के कारण यानी कि स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी गवर्नमेंट, केंद्रीकृत निर्णय निर्माण, मीडिया ब्रांडिंग, हाई कमांड पॉलिटिक्स, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, व्यक्तिगत नेतृत्व की प्रमुखता, तो इसी कारण जो अब पीएम की भूमिका है वो अधिक शक्तिशाली, तेज और हाई इंपैक्ट वाली हो गई है। तो स्टूडेंट इसे कभी कभी प्रधानमंत्री केंद्रीय शासन भी कहा जाता है। तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है वे कहते हैं कि प्रेसिडेंटिजेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि पार्लियामेंट्री सेटअप पर पीएम एक अर्ध राष्ट्रपति की तरह डिसीजन ले रहा है। तो आज के समय में जो पीएम की भूमिका है वो आप अर्ध राष्ट्रपति के तरीके से मान सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के जैसे ही हमारा अर्ध राष्ट्रपति हमारे पीएम को माना गया है। तो यही था हाल के समय में प्रधानमंत्री की भूमिका में परिवर्तन। इसके बाद थर्ड टॉपिक हमारा आता है क्राइटिकल एवल्यूएशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रोल इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण। तो ए स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर कैन इंश्योर एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी एंड स्टेबल गवर्नेंस हाउएवर एग्जीक्यूटिव कंसंट्रेशन ऑफ पावर में भी यानी कि स्टूडेंट जो हमारे प्रधानमंत्री है उसको इतनी ज्यादा शक्ति दी गई है कि उसकी प्रशासनिक दक्षता तो बढ़ती है, लेकिन इससे वो मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी जो है वो कमजोर हो जाती है। तो बेनिफिट्स इसके यही है कि तेज निर्णय, पॉलिसी कंटिन्यूटी, ग्लोबल ब्रांडिंग, स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म होता है, लेकिन बट रिस्क इसमें यही है कि पर्सनलाइजेशन ऑफ पावर हो जाता है,
साथ ही इसमें कैबिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वीक हो जाती है और पार्लियामेंट्री डिसीजन रिड्यूस हो जाता है और फेडरल एस्पेक्ट कमजोर हो जाता है और मीडिया एक तरफ नेगेटिव हो जाता है, यानी कि पावर ज्यादा तो अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है। तो इसलिए प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो प्रभावी होने के साथ साथ लोकतांत्रिक नियंत्रण के अधीन रहने चाहिए। तो बैलेंसिंग फैक्टर इसमें यही है, जुडिशियल रिव्यू, स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन, वाइब्रेंट मीडिया, सिविल सोसाइटी, इलेक्ट्रिकल प्रेशर, ये सब पीएम को ही चेक में रखते हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की भूमिका का आलोचना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, इन कंक्लूजन द प्राइम मिनिस्टर ऑक्यूपीज ए पिवटल पोजीशन इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि ये हमारे संसदीय प्रणाली की एक धुरी है। तो स्टूडेंट न वो फॉर्मल है और न ही वो कमजोर है, जहां पर मेजोरिटी मजबूत है वहां पर जो पीएम का इन्फ्लुएंस है वो भी मजबूत है। तो लेकिन लोकतंत्र तभी सुरक्षित रहेगा जब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर की जो शक्तियां है, जो उसकी भूमिका है, वो कलेक्टिव कैबिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेडरल वैल्यूज और पार्लियामेंट्री डिबेट के साथ बैलेंस हो। यानी कि स्ट्रॉन्ग पीएम और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी मिलकर ही हमारे भारत का भविष्य बना सकती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 7। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू क्राइटिकली एवेल्यूएट द हाइपर एक्टिव रोल ऑफ द इंडियन जुडिशरी सिंस द 1980, यानी कि न्यायिक समीक्षा क्या है और 1900 के दशक में भारतीय न्यायपालिका के अति सक्रिय भूमिका की हमें आलोचना करनी है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, एग्जामाइन द इंपैक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडियन पार्लियामेंट एंड द जुडिशियरी, यानी कि न्यायिक समीक्षा क्या है उसको हमें बताना है और न्यायिक समीक्षा का भारतीय संसद और न्यायपालिका के संबंध के साथ क्या प्रभाव पड़ता है उसको हमें बताना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे, जुडिशियल रिव्यू इज ए वर्टिकल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू विच द जुडिशियल सेफगार्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, यानी कि स्टूडेंट आप कल्पना कीजिएगा कि क्रिकेट मैच चल रहा है, बैट्समैन और बॉलर अपने चाले चला रहे हैं पर एम्पायर ही ना हो, तो नो बॉल कौन देगा, आउट कौन करेगा, तो ये जो मैच है इससे ये मैच अराजकता बन जाएगा। तो भारत के संविधान में वही अंपायर हमारा जुडिशियरी है और उसकी जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है हमारी जुडिशियल रिव्यू। तो स्टूडेंट आप समझिएगा 1950 का भारत था, संविधान लागू था, पीपल राइट्स को बचाना था, सुप्रीम कोर्ट का ये वादा था। तो जो हमारा आर्टिकल 13, 32, 136, 226 थे, इन्होंने जुडिशियरों को शक्ति दी कि किसी भी कानून की संवैधानिकता जांची जाए। तो अगर संविधान तोड़े तो उनको कैंसिल किया जाए। तो स्टूडेंट 1980 के दशक के बाद भारतीय न्यायपालिका ने अधिक सक्रिय भूमिका भी निभा ली थी, जिससे न केवल वो लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करता था बल्कि संसद और न्यायपालिका के संबंध को भी प्रभावित करता था। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में हम सबसे पहले समझेंगे मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक समीक्षा के अर्थ को समझेंगे कि न्यायिक समीक्षा आखिर होती क्या है। तो जुडिशियल रिव्यू रिफर टू द power of the judiciary to review laws and executive action to ensure their conformity with the constitution, यानी कि स्टूडेंट आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि हमारा जो जुडिशियरी है वो एक ऐसी एक ऐसी शक्ति है जिससे अदालत, सरकार, संसद द्वारा बनाए गए कानून और कार्यों की संवैधानिक वैधता की जांच करती है। तो स्टूडेंट ये निर्धारित करती है कि कोई भी कानून या सरकारी संविधान के अनुरूप है या नहीं है। तो स्टूडेंट अगर कोई भी कानून उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे निरस्त कर सकता है। और ये जो शक्तियां है मुख्यतः 13, 32 और 226 और 136 के तहत दी गई है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और पार्लियामेंट और गवर्नमेंट है उनसे ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यही था हमारा जुडिशियल रिव्यू। इसके बाद सेकंड आता है जुडिशियल एक्टिविज्म सिंस द 1980s, यानी कि 1980 के दशक के बाद न्यायपालिका की अति सक्रिय भूमिका। तो सिंस द 1980 द इंडियन जुडिशियरी हैज शोन इंक्रीज जुडिशियल एक्टिविज्म largely due to the introduction of public interest litigation, expansion of fundamental rights and the administrative failures। तो स्टूडेंट 1900 के दशक के समय में जो हमारा जुडिशियरी था उसने खुद कहा कि अदालत आम जनता की अदालत भी हो सकती है, और तभी से हमारी जो शुरू हुई PIL यानी कि लोकहित या जनहित याचिका, जिसका
इसका वर्णन हमारा अनुच्छेद 32 में भी किया गया है। तो स्टूडेंट इसमें अब जो गरीब है, दलित है, मजदूर है, महिलाएं है, कैदी है, पर्यावरण है, सब अदालत में अपनी आवाज पा लेते हैं। तो स्टूडेंट इससे जो मौलिक अधिकारों की व्यापक व्याख्या और कार्यपालिका की विफलता है वो इन सभी के प्रमुख कारण बने थे। तो स्टूडेंट जो हमारा तो स्टूडेंट लोकहित जो याचिका है उसके माध्यम से गरीब और वंचित वर्गों को न्याय मिला। जैसा कि हमारा हुसैन खातून केस में जो जेल में बंद कैदी थे उनको न्याय मिला। सेकंड हमारा आता है जो हमारा अनुच्छेद 21 है उसकी व्याख्या करके जीवन के अधिकार को भी विस्तार दिया गया। तो आर्टिकल 21 को जीवन के विस्तृत अधिकार में बदला। इससे अलग पर्यावरण सुरक्षा, मानव अधिकार और प्रशासनिक जवाबदेही में न्यायपालिका की भूमिका बढ़ी। तो पर्यावरण संरक्षण में अगर हम सबसे पहला एक केस देखें, सबसे मुख्य केस वो है हमारा MC मेहता का केस और राइट टू एजुकेशन, राइट टू क्लीन एयर इसमें हमारा आता है। तो स्टूडेंट ये जुडिशरी की सक्रियता का एक स्वर्ण काल था। तो आलोचक ये भी कहते हैं कि जो न्यायपालिका है उसने कई बार अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जो कार्यपालिका और विधायिका का क्षेत्र है उसमें हस्तक्षेप कराया है, जिससे कि जो न्यायिक अति सक्रियता है वो बढ़ जाती है। तो यही था हमारा 1980 के दशक के बाद न्यायपालिका की अति सक्रिय भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इम्पैक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन पार्लियामेंट जुडिशियरी रिलेशन, यानी कि न्याय समीक्षा का संसद न्यायपालिका संबंधों पर प्रभाव को लेकर। तो जुडिशियल रिव्यू हैज हैड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन पार्लियामेंट एंड द जुडिशियरी, यानी कि स्टूडेंट इनके बीच का जो संतुलन है आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये तनाव से ही दोनों उत्पन्न हुए हैं। तो जुडिशियरी ने कई बार पार्लियामेंट को रोका। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ने कहा कि पार्लियामेंट संविधान की मूल संरचना नहीं बिगाड़ सकता, इससे लोकतंत्र सुरक्षित, पर साथ में पार्लियामेंट की शक्ति पर भी नियंत्रण लगाया गया। तो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की नई नियंत्रण इससे बढ़ता है। जो मूल संरचना सिद्धांत है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, उसमें संसद की संशोधन की शक्ति को सीमित किया गया। साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्य और संविधान की रक्षा भी इसमें सुनिश्चित की गई। तो स्टूडेंट अगर अत्यधिक हस्तक्षेप होता है तो संविधान की सर्वोच्चता पे भी प्रश्न उठाए जाते हैं। तो आप मान लीजिएगा जज है वे कहते हैं कि ये कानून संविधान विरोधी है तो उसको रद्द किया जाता है। तो गवर्नमेंट कहती है हमने जनता के लिए बनाया, और कोर्ट कहता है पर सीमा संविधान तय करेगा। तो यही है जुडिशियल रिव्यू का एक इसेंस। तो लाभ इसके यही है कि अधिकारों की सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, सरकारी निकम्मेपन पर प्रहार और कमजोर वर्ग की आवाज है। लेकिन इसके खतरे भी यही है कि अदालत नीति बनाने लगे, सेपरेशन ऑफ पावर में हस्तक्षेप करने लगी, जुडिशियल ओवररीच का आरोप लगा, गवर्नेंस धीमी हो सकती है और चुनी गई सरकार कमजोर हो गई। तो कुछ लोग इसे बोलते हैं जज राज, यानी कि जो हमारा न्यायिक सक्रियता है इसको जज राज भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट एक तरीके से हम बैलेंस में यही कह सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू जरूर है रही है, बट एग्जीक्यूटिव की जगह जुडिशियरी नहीं ले सकती। तो डायलॉग्स, वायलेंस एंड सेपरेशन भी जरूरी है। तो यही था हमारा बैलेंस फैक्टर्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम लिखेंगे इन कंक्लूजन जुडिशियल रिव्यू इज एन इंडिस्पेंसिबल पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। द एक्टिव रोल ऑफ द जुडिशियरी सिंस द 1980 हैज स्ट्रेंथेंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड प्रोटेक्टेड सिटीजंस राइट्स, यानी कि ये हमारे लोकतंत्र का एक स्तंभ है। और जब से हमारा सक्रिय भूमिका बढ़ी है न्यायपालिका की, जब से नागरिक अधिकारों की रक्षा और संविधान की गरिमा उसने बनाई है। तो जुडिशियल रिव्यू संविधान का सुरक्षा कवच है, ये जनता का प्रहरी है। 1980 के बाद न्यायपालिका ने सक्रिय भूमिका निभाई, PIL चलाई, आर्टिकल 21 को विस्तार दिया और लोकतंत्र को जीवंत रखा। तो स्टूडेंट लेकिन इसकी जो सक्रियता और अति सक्रियता के बीच है, इसके बीच एक बारीक लक्ष्मण रेखा भी है। तो न्यायपालिका रक्षक है, शासक नहीं, और ये जो संतुलन है भारत को आगे बढ़ाएगा। तो स्टूडेंट न्याय सक्रियता और लोकतांत्रिक सीमाओं के बीच जो संतुलन है वो बहुत ही जरूरी है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 8। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया एनालाइज द फंक्शन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRIS इन इंडिया, हाईलाइट द अचीवमेंट एंड द वॉरियस चैलेंजेस फेस बाय PRIs ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स, यानी कि भारत में जो PRI है उसका कामकाज, उसके कार्यों का विश्लेषण करना है और पिछले 3 दशकों में PRI की उपलब्धि और उसकी चुनौतियों के बारे में हमें बात करना है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है कि what are the achievement and shortcomings of the पंचायती राज system in India, explain the key feature of the पंचायती राज system in India since the
73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था उपलब्धि और उसकी कमी बतानी है। और 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो भारत है उसमें पंचायती राज व्यवस्था की प्रमुख विशेषता के बारे में हमें बताना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे द पंचायती राज सिस्टम इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर स्ट्रेंथनिंग ग्रास रूट डेमोक्रेसी इन इंडिया, यानी कि ये हमारे लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट इसका जो उद्देश्य है वो ग्रामीण जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना है। और हमारा 73 कॉन्स्टिट्यूशन 1992 के माध्यम से जो हमारा पंचायती राज है उसको संवैधानिक रूप दिया गया था। तो स्टूडेंट मान लीजिएगा दिल्ली में बैठा एक मंत्री यह तय करे कि गांव में पानी का नल कहाँ लगेगा, सड़कें कितने लंबी होगी या स्कूल में कितने बेंच होंगे, तो बिना गांव वालों के पूछ क्या ये सही प्रशासन है? जी नहीं। इसी सोच से जन्म हुआ हमारा पंचायती राज, यानी कि डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट। तो स्टूडेंट पीआरआई कैसे काम करते हैं, 73 संशोधन क्यों लाया गया, पिछले 30 साल में इसकी क्या सफलता थी और अब क्या चुनौतियां हैं, उन सभी को हमें बताना है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटी सी प्रस्तावना, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी या मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग को समझने से पहले स्टूडेंट आप एक तरीके से समझिएगा कि जो हमारा 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है आखिर ये क्यों किया गया था, उसको समझ लेते हैं। तो 1990 के दशक से पहले गांव में फैसले का अधिकार ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के पास था। गांव वाला सिर्फ इंतजार करता था कि फाइल कब आएगी। तो 1992 में हुआ एक ऐतिहासिक बदलाव, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। गांव ने कहा अब हमारे विकास के फैसले हम खुद ले सकते हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मेजर फीचर्स ऑफ पंचायती राज आफ्टर द 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था की क्या विशेषताएं थी। तो द 73 amendment introduced part 9th and the 11th schedule of the constitution. Its major feature include, यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें संविधान के भाग 9 के 11वीं अनुसूची में ये जोड़ा गया और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली विशेषता आती है 3 टायर स्ट्रक्चर, यानी कि 3 स्तरीय संरचना। तो जो अब पंचायत है उसको ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में बांट दिया गया है। इसके बाद सेकंड आता है नियमित चुनाव, यानी कि रेगुलर इलेक्शन एवरी 5 ईयर्स, यानी कि हर 5 साल चुनाव अनिवार्य है, जिससे कि जो डेमोक्रेसी है वो रेगुलर हुई है। थर्ड हमारा आता है राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया फ्री एंड फेयर पंचायत इलेक्शन के लिए। फोर्थ हमारा इसमें आता है स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि अभी बताया। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, यानी कि फंड्स शेयरिंग का जो एक फॉर्मूला था वो हमारा राज्य वित्त आयोग के माध्यम से दिया गया। इससे अलग आरक्षण दिया गया जिसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए दिया गया था और इसका रिजल्ट था इंक्लूसिवेंस। और इसी के अलावा 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को पंचायतों के अधीन रखना। तो एग्रीकल्चर से लेकर ड्रिंकिंग वाटर तक लोकल पावर्स है, यह हमारे 11वीं अनुसूची के तहत हमारे पंचायतों को दी गई थी। तो स्टूडेंट इन प्रावधानों ने जो हमारा पंचायती राज है उसको लोकतांत्रिक और संस्थागत आधार भी प्रदान किया है। तो यही था हमारा 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद पंचायती राज व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वर्किंग एंड अचीवमेंट्स ऑफ पीआरआईस इन द लास्ट 3 डिकेड्स, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था के कार्य एवं उसके उपलब्धियां पिछले 3 दशक को लेकर। तो स्टूडेंट अब जाने इसकी सक्सेस की स्टोरी। तो सबसे पहला आता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो पीपल पार्टिसिपेशन इन लोकल डिसीजन मेकिंग हैज इंक्रीज्ड, यानी कि स्टूडेंट डिसीजन मेकिंग गांव-गांव में होने लगा, अकाउंटेबिलिटी स्ट्रांग हुई। तो स्टूडेंट अब फाइल नहीं फेस टू फेस गवर्नेंस होता था, स्थानीय स्तर पर जो निर्णय निर्माण था उसमें जनता की भागीदारी बढ़ने लगी थी। सेकंड आता है वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि महिला सशक्तिकरण। तो रिजर्वेशन एज इन्वेंस्ड वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड लीडरशिप एट द ग्रास रूट्स लेवल, यानी कि स्टूडेंट जो हमारा 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया था, कई राज्यों में तो ये 50% दिया गया था। तो इसका रिजल्ट यही हुआ कि लाखों महिला सरपंच बनी और डोमेस्टिक से पॉलिटिकल लीडरशिप तक ग्रोथ हुई। तो महिला आरक्षण से ग्रामीण महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि हुई। थर्ड हमारा आता है डेवलपमेंटल रोल, यानी कि विकासात्मक भूमिका। तो पीआरआई हैज प्लेड ए की रोल इन इंप्लीमेंटिंग रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स related to sanitation, education, health, water conservation and employment schemes like मनरेगा। तो स्टूडेंट जो हमारा
जल सड़क रोशनी स्वच्छता ग्रामीण स्वास्थ्य सुरक्षा मनरेगा इम्प्लीमेंटेशन यानी कि गांव वालों को एक स्टेक होल्डर के रूप में इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई गई। फोर्थ आता है सोशल इंक्लूजन यानी कि सामाजिक समावेशन। तो मार्जिनाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी गेन रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस यानी कि जो हमारे हाशिए पर पड़े वर्ग थे उनको प्रतिनिधित्व और आवाज मिली। पहले जिनकी आवाज दब जाती थी अब वही नीति निर्धारण का हिस्सा बन गई। तो स्टूडेंट सोशल अडोल्ट्स ग्राम सभा पब्लिक क्वेश्चन यानी कि इसने एक ब्रिज का काम किया सिटीजन और गवर्नेंस के बीच में। तो स्टूडेंट यही थे हमारा पंचायती राज व्यवस्थाओं के कार्य एवं उपलब्धियां पिछले 3 दशक में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है लिमिटाइजेशन एंड चैलेंजेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यानी कि पंचायती राज व्यवस्था की कमियां और उसकी चुनौतियों को लेकर। तो सबसे पहला आता है लैक ऑफ एडुकेटिव फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी कि वित्तीय संसाधनों की कमी। फंड्स कम है डिपेंडेंस ज्यादा है तो बिना पैसे लोकल गवर्नमेंट कैसे चलेगी। सेकंड आता है इनकम्प्लीट डेवल्यूशन ऑफ पावर यानी कि फंक्शनल पावर इनकम्प्लीट है। तो 29 सब्जेक्ट तो दिए गए हैं पर डिपार्टमेंट्स और स्टाफ ट्रांसफर नहीं दिए गए। इससे अलग थर्ड आता है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट्स यानी कि स्टेट लीडर्स ब्यूरोक्रेसी ये दोनों ही कंट्रोल करते हैं, लोकल ऑटोनॉमी इसमें सीमित हो जाती है। फोर्थ हमारा आता है प्रशासनिक दक्षता और प्रशिक्षण का अभाव यानी कि ट्रेनिंग की कमी है, टेक्निकल नॉलेज लो कम है और सरपंच पर अधिकारों का उपयोग कठिन हो जाता है। इसके अलावा आता है स्थानीय राजनीति गुटबाजी और भ्रष्टाचार। तो कुछ जगह पर वही पुराने पावर ब्रोकर्स है। और इससे अलग एक और समस्या जो आती है वो आती है महिलाओं की जेंडर एंड कास्ट बैरियर्स। तो महिलाओं को प्रॉक्सी सरपंच बनाया जाता है, बैकवर्ड कास्ट लीडर्स को दबाया जाता है। तो स्टूडेंट इन समस्याओं के कारण ही जो पंचायती राज संस्थाएं है वो अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर पा रही। तो आप इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेगा। विलेजर कहते हैं कि सड़क कब बनेगी, सरपंच कहता है फंड्स नहीं आए, ब्लॉक ऑफिस कहता है प्रपोजल रुका हुआ है। यानी कि विकेंद्रीकरण कागज पर तेज है लेकिन जमीन पर धीमा है। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन यही है कि मोर फंक्शनल डेवलमेंट दिए गए, ट्रेनिंग एंड डिजिटल गवर्नेंस लाई जाए, सोशल अडोल्ट्स कल्चरल लाया जाए, रिड्यूस इंटरफेरेंस लाया जाए और स्टूडेंट ग्राम सभा भी लाई जाए। तो स्टूडेंट यही थे हमारे पंचायती राज व्यवस्था की कमियां और उसकी चुनौतियां। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि इन कंक्लूजन द पंचायती राज सिस्टम फॉर्म द बैकबोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी सिंस द 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यानी कि स्टूडेंट जो पंचायती राज है वो सिर्फ एक शासन प्रशासन की सुधार नहीं है बल्कि एक लोकतांत्रिक क्रांति भी है। और 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में शक्ति गांव को दी, महिला आगे बढ़ी और विकास पहुंचा नीचे तक। तो हाँ चुनौतियां भी है इसके सामने लेकिन स्टूडेंट इसके कुछ रास्ते भी है। तो स्टूडेंट इंडिया का लोकतंत्र तभी स्ट्रांग होगा जब दिल्ली नहीं बल्कि गांव गांव का जो डेमोक्रेटिक है यानी कि जो उनकी जवाबदेही है वो बढ़ेगी। तो स्टूडेंट पंचायती राज व्यवस्था में भारत में लोकतंत्र और विकास को और अधिक मजबूत भी ये बना सकती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष एक छोटा सा कंक्लूजन जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 9। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर। तो अब हम हमारे लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली याद है ये एक टिप्पणी वाला। तो इसमें सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, सेंट्रल स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स, केंद्र राज्य संघर्ष, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और प्रिवेंशन डिटेंशन यानी कि निवारक नजरबंदी। तो इन सभी के बारे में हमें टिप्पणी लिखनी है। तो चलिए छोटी छोटी टिप्पणियां हम इन पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। तो सिटीजनशिप रिफर टू द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड द स्टेट यानी कि स्टूडेंट ये हमारे राज्य और व्यक्ति के बीच कानूनी संबंध को दिखाता है। तो स्टूडेंट आप इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। एक बच्चे का जन्म भारत में हुआ, अब मैं इंडियन, एक व्यक्ति विदेश से आकर बस गया, प्रोसेस पूरी करो फिर इंडियन बनो। तो यही है हमारा सिटीजनशिप यानी कि व्यक्ति और राज्य के बीच का एक कानूनी संबंध। तो स्टूडेंट भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 5 से 11 है उसमें हमारे ये प्रावधान दिए गए हैं और फुल राइट्स और जो फंडामेंटल और पॉलिटिकल राइट्स है ये हमें दिए गए हैं। तो भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है यानी कि हमारे यहाँ पर एक ही नागरिकता प्राप्त की जाती है जिससे कि जो राष्ट्रीय एकता उसको भी बल मिलता है।
तो नागरिकता से जुड़े अगर हम बात करें विस्तृत नियम की, तो वो हमारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 में दिए गया है। मतलब कि भारत नागरिकों को पहचान देता है और अधिकार प्रदान करता है, यही हमारी नागरिकता है। तो यही है सिटीजनशिप। इसके बाद सेकंड हमारा आता है सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि केंद्र राज्य संघर्ष को लेकर। तो सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज इन ए फेडरल सिस्टम ड्यू टू द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। यानी कि स्टूडेंट ये जो हमारा एक तरीके से जो ये संघर्ष है, ये केंद्र और राज्यों के शक्ति के बंटवारे से उत्पन्न होता है। तो आप इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझिएगा। एक राज्य बोले हमारी पुलिस हमारी लिस्ट, केंद्र बोले इमरजेंसी में हमारी पावर। तो कंफ्यूजन यही है कि यही संघर्ष है। तो स्टूडेंट भारत में कभी कभी विधायी, वित्त और प्रशासनिक मामलों को लेकर केंद्र और राज्य के बीच में मतभेद होते हैं। तो जो शक्ति विभाजन है, जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है, इनसे भी हमारा होता है और फिर भी विवाद होते हैं। धन वितरण, कानून व्यवस्था, गवर्नर की भूमिका और जो हमारा आर्टिकल 356 है, यानी कि जो राष्ट्रपति शासन है, उसकी भी जो प्रमुख कारण है, उसका जो मिसयूज है, वो भी हमारा प्रमुख कारण है। तो इसलिए कहा गया है कि जो इंडिया है वो फेडरल स्ट्रक्चर और यूनिटरी टेरिटरी है, यानी कि वो सेमी फेडरल है। तो स्टूडेंट यही संघर्ष भारत के अर्धसंघीय स्वरूप को दर्शाता है। तो यही था हमारा सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। तो द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 इज ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ दैट अलाउज द गवर्नमेंट टू डिटेन इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी। यानी कि स्टूडेंट जो हमारा 1980 का एक निवारक नजरबंदी कानून है, उसको हम राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी कहते हैं। तो आप इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझिएगा कि जो पुलिस है वो कहती है कि यह व्यक्ति देश की सुरक्षा के खिलाफ काम कर सकता है, अभी गिरफ्तार करना होगा, यानी कि कोर्ट ट्रायल से पहले ही डिटेंशन लिया जाता है। तो यही है हमारा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि एनएसए। तो स्टूडेंट इसमें सार्वजनिक आवश्यकता या आवश्यक सेवाओं की रक्षा के लिए हिरासत में लिया जा सकता है और 1980 में यह हमारा लागू हुआ था, प्रिवेंटिव डिटेंशन पावर। और इसका जो आधार है, या इसका जो उद्देश्य है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखना है। तो इसका एडवाइजरी बोर्ड रिव्यू भी होता है, यानी कि इसका जो दुरुपयोग है और नागरिक स्वतंत्रता है, उसके प्रभाव को लेकर आलोचना भी की जा सकती है। तो इसका उपयोग सुरक्षा के लिए किया था, लेकिन इसकी जो आलोचना है वो स्वतंत्रता पर खतरा बन रही है। तो यही था हमारा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। इसके बाद फोर्थ जो हमारा आता है वो आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि निवारक नजरबंदी। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन मींस डिटेनिंग ए पर्सन बिफोर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड स्टेट गार्ड्स रिलेटेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। यानी कि स्टूडेंट आप एक तरीके से इसको समझिए कि जो हमारा निवारक नजरबंदी ये आखिर है क्या। तो आप इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझिए कि जो हमारा अपराध करने से पहले ही रोक लो, तो यही विचार है हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन। और ये हमारे अनुच्छेद 22 के तहत दिया गया है और इसका जो उद्देश्य है वो है सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना। तो ट्रायल अनिवार्य नहीं है, इसमें उद्देश्य है पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी, लेकिन इसकी कुछ आलोचना भी की गई है, जैसे कि पर्सनल लिबर्टी इससे खतरे में बढ़ती है और साथ ही ये पॉलिटिकल मिसयूज पॉसिबल इससे होता है। तो इसीलिए इसे लोकतंत्र का ग्रे एरिया भी कहते हैं। तो स्टूडेंट चारों अवधारणाओं का एक कॉमन इंसाइट अगर हम देखें, तो जो हमारी नागरिकता है वो अधिकार देती है, केंद्र राज्य संघर्ष शक्तियों का टग ऑफ वार है, एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कवच है पर खतरे भी है, और प्रिवेंटिव डिटेंशन सुरक्षा और स्वतंत्रता का संतुलन है। तो भारत का लोकतंत्र चलता है हमारा ऑथोरिटी और लिबर्टी के बैलेंस पर। तो यही था स्टूडेंट हमारा निवारक नजरबंदी। तो यही था हमारा आंसर नंबर 10। तो स्टूडेंट ये थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो कि डायरेक्टली एग्जाम में आने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। तो याद रखो हमारे लेक्चर बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर आप चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज नोट्स जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो बस गिवन नंबर पर मैसेज करो और अपने नोट्स सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है एक स्पेशल गिववे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लक्की स्टूडेंट्स बन सकते हो फ्री नोट्स के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम फोकस अपडेट्स और डी सोल के सारे इंपोर्टेंट लेक्चर एंड गिववे के विनर्स। Till then, stay focused, study smart and crush your exam. All the best. See you in the next video.